अब वेक्टर को ना मैं दूसरा नाम दे देता हूँ। आप सब जानते हो वेक्टर मतलब क्या होता है यार? एक स्ट्रेट लाइन होता है, खाली उस लाइन को डायरेक्शन दी जाती है। अच्छा, तो वेक्टर मतलब जाने अनजाने में हम डायरेक्टेड लाइन कह सकते हैं, थोड़ा बहुत क्लोज। और जैसे ही मैंने वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन नाम दे दिया तो लाइन आते ही मेरे दिमाग में मैथमेटिक्स चमकने लग गया। और उस लाइन को भी बताओ, मैथ्स में जनरली लाइन को आप ऐसे बनाते हो, सेगमेंट को आप ऐसे बनाते हो, इसका क्या मीनिंग होता है? लाइन को ऐसे बनाने का मतलब लाइन हैज इनफाइनाइट लेंथ। बेसिकली आप उधर कितना भी बना सकते, इधर कितना भी बना सकते। दिस इज बाय डायरेक्टेड, दोनों तरफ आप डायरेक्ट कर दिए, किधर भी कुछ भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। सेगमेंट माने उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज डायरेक्टेड लाइन मतलब लाइन तो बनाओ लेकिन उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रखो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बना कि नहीं वेक्टर, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में हम वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन का स्वरूप दे पाएंगे। जब आप फिजिक्स से मैथमेटिक्स में उतर ही चुके हैं तो थोड़ी और बातचीत कर लेते। बातचीत डायरेक्टेड लाइन के बारे में करेंगे। कैसी बातचीत करेंगे सर? जैसे ये एक कमरा है, कमरा 3D है और 3D में होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम लोग जनरली कहते हैं एक्स वाई जेड, बट इसका स्पेसिफिक नाम क्या होता है? दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। उधर गया तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो मैं ये मानूं कि मैंने डायग्राम जो बनाया है दैट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड। तो इस कमरे में भी आप मान रहे हैं कि हाँ ये वाली जो है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इधर जाने वाली पॉजिटिव वाई और ऊपर जाने वाली पॉजिटिव जेड। मानो इस ओरिजिन से एक लाइन निकल के पड़ी है, ओरिजिन या कहीं पे भी स्पेस में लाइन बनाओ और उस लाइन को उठा के आप ओरिजिन पे चिपका दो, तो वो जो लाइन है उसने एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड के साथ कुछ एंगल बनाएगी कि नहीं? समझ रहे हो ना? एक लाइन यहां से खींचा तो दैट हैज मेड सम एंगल विद पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड। वो जो एंगल्स बनते हैं भाई साहब, उन एंगल्स को नाम दिया जाता है अल्फा, बीटा, गामा। तो कभी नजर आ गया, कभी आगे आपको मैथ्स में भी आप पढ़ोगे ये सब 3D ज्योमेट्री के अंदर, मैं ही पढ़ाऊंगा ऑफ कोर्स। तो जब भी मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा अल्फा, बीटा, गामा क्या है, तो आप कहेंगे कि सर लाइन के पॉजिटिव एक्स वाई जेड के साथ एंगल्स है। एंगल्स है मतलब ये कह दूं कि इन एंगल्स के भरोसे लाइन की डायरेक्शन पता चलेगी। अरे आप ये सोचो, एक मैंने एक्स पे लाइन बनाया, ध्यान देना, मतलब क्या, यहीं पे एक लाइन मैंने इमेजिन कर ली इसी के ऊपर, और मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा इसने अल्फा, बीटा, गामा बनाना है। मतलब आप क्या करोगे, एक्स से अल्फा ऊपर उठाओगे, फिर वाई के साथ उसने बीटा मेंटेन करना है ऐसे कुछ, ठीक है, और जेड के साथ गामा मेंटेन करना है। तो ये लाइन कहीं तो भी स्पेस में आएगी बराबर, और जब स्पेस में बनेगी तो एक्स के साथ अल्फा, बीटा, गामा। मतलब इनके भरोसे मुझे लाइन की डायरेक्शन पता चल सकती है, इसलिए इन एंगल्स को डायरेक्शन एंगल्स ऐसा भी कहा जाता है। सो दीज आर डायरेक्शन एंगल्स। कर्म को चल के इस अल्फा, बीटा, गामा को मैंने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कर दिया, मतलब तीनों का कॉस कर लिया। जैसे आप 30 का साइन 30 करते हो, 30 का कॉस 30 करते हो, वैसे अल्फा, बीटा, गामा का कॉस कर लिया। तो इनको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। डीसी माने क्या? डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि क्या किया मैंने, कॉस कर लिया। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस, और इसको भी ना स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इनके नाम फिक्स है, एलिमेंट। तो अब से जब भी कोई मेरे को आधी रात को पूछेगा अल्फा, बीटा, गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल्स, एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा, बीटा, गामा डायरेक्शन एंगल्स, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस। अब एक बात बताइए, किसी भी कॉस के लिए फॉर एनी एंगल जब भी आप कॉस लेते हो तो आप जानते हो कॉस की हाईएस्ट औकात 1 है, मिनिमम औकात -1। कॉस की वैल्यू इसके बाहर कभी नहीं भटकेगी। तो कोई भी कॉस, चाहे वो कॉस अल्फा, बीटा, गामा क्यों ना हो, इसका मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, गामा यानी क्या होता है, एलिमेंट। मतलब इनकी भी वैल्यू -1 और 1 को क्रॉस करेगी क्या? नहीं, कभी भी नहीं करेगी, नेवर एवर। तो ये एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने 3 बातें पढ़ी, अल्फा, बीटा, गामा क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, और एलिमेंट की वैल्यू -1 और 1 के बीच बीच में ही रहेगी। एक और एक्स्ट्रा चीज ये है सर कि n² m² n² का वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ये एक फॉर्मूला है, ये इसको प्रूव करेंगे अपन मैथ्स में, या अभी भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको अपन प्रूव करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमको और एक चीज पढ़नी है, उसके पहले एक और बार ध्यान दो।
ये मैंने कहा डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? एंगल। अब पहले एक बात बताओ, जब मैं कोई लाइन बना रहा हूं तो उस लाइन का अल्फा बीटा गामा तो यूनिक रहेगा ना? अरे सही है ना? कोई भी लाइन बनाओगे, अब लाइन चेंज करोगे तो अल्फा बीटा गामा चेंज होगा, लेकिन जब तक आप उसी लाइन पे है तब तक अल्फा बीटा गामा क्या है? सेम। तो ये मानने को तैयार हूं कि अल्फा बीटा गामा किसी भी लाइन के कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। और अल्फा बीटा गामा से ही तो एलिमेंट बना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो ऑफ कोर्स ये भी वैल्यूज कैसी रहेगी? यूनिक रहेगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ कहता हूं कि ये जो n है, m है, n है, इनको आप किसी नंबर से डिवाइड करो सच दैट इनका रेशियो क्या आना चाहिए? सेम। क्या कहा? समझ में आ गया? तीन चीजें हैं, तीनों को क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। ऐसे नंबरों से डिवाइड करो ताकि रेशियो क्या है? सेम। मैं आपको कुछ चीजें करके दिखाता हूं, बताना सही है कि नहीं। सबको आप 2 से डिवाइड कर लो। नहीं, ये अभी बोलते नहीं आएगा, चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले तो कंडीशन समझ में आ गई, और जिससे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उनको मैंने क्या माना? ABC माना। अच्छा, मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूं। मैं ऐसा मान के चलता हूं n, m और n, इनकी कुछ वैल्यूज मैंने लिया, जैसे कि 1/√3 -1/√3 1/√3। सबसे पहले मैं अपने कंडीशंस को ओबे कर रहा हूं कि चेक करो। 1/√3, √3 का वैल्यू 1.7 समथिंग होता है, तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर 1 से छोटू आएगा। मैंने कहा था एलिमेंट का आंसर 1 से छोटू आना चाहिए, तो ये सही है सर, कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा, ये सही है, एलिमेंट आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो एलिमेंट है उसको लिख दो 1/√3 -1/√3, फिर से क्या लिखा? 1/√3। और अब मैंने कहा इनको आप डिवाइड करना। किस तरीके से डिवाइड करना ताकि रेशियो कैसा आ जाए? सेम। अब डिवाइड करने का तरीका मैं बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे -2 लिखा, तो मैं कहता हूँ कि रेशियो सेम है। बोलो एग्री करते कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2√3 2√3 2√3 आएगा। क्या ये बात सही है? अच्छा, अगर मैंने 2 के जगह 3 लिया तो भी ये बात सही है। अच्छा, ऐसा ना करते हुए यहाँ माइनस ना लेते हुए यहाँ माइनस लिया तो भी ये बात सही है। अब क्या होगा? तीनों जगह माइनस आएगा लेकिन रेशियो तो सेम रहेगा। अच्छा, ऐसा ना करते हुए -1 1 -1 करूँ तो भी सही है। ऐसा ना करते हुए यहाँ माइनस और यहाँ से माइनस हटाए तो भी वो क्या है? सही है। ओ गॉड, तो अभी यहाँ पे अपने को ये पता चल गया कि ये जो कह रहे थे सर आप ABC, ये जज करने का तरीका मेरे को आ गया। और तरीके के साथ साथ मैंने ये भी पढ़ा कि ABC यूनिक है या यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है ना, मैंने बताया था वो सेट क्या हो सकता था? 3 -3 3, वो क्या हो सकता था? -3 3, और अभी जो दिख रहा है वो भी हो सकता था। तो ऐसे कितने सेट्स ले जा सकते? काफी सारे नंबर ऑफ सेट्स बन सकते। यानी मैं इनफाइनाइट कह दूं, मन मर्जी, आप दिन भर करते हो, दिन भर आपको चीजें मिलेगी। तो अब ये जो ABC है ना भाई साहब, ये जो ABC है, इनको एक नया नाम दिया गया है। इनको क्या कहा जाता है? डायरेक्शन रेशियोज। बस 3 ही चीज पढ़नी थी और तीनों चीज आपको समझ में आए क्या? बताओ। डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जिनको नाम क्या देते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, उनका स्क्वायर का एडिशन 1। और एलिमेंट के बाद तीसरी चीज क्या पढ़ी आपने? ABC, मतलब क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज। तीनों की डेफिनेशन। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? जब भी मैं लाइन बनाता हूं तो पॉजिटिव XYZ के साथ एंगल बनते हैं, वो क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा। उनका कॉस करने से क्या आता है? एलिमेंट। और जब उन एलिमेंट को आप ऐसे नंबरों से डिवाइड करते हैं ताकि रेशियो क्या बने? सेम, तो वो ABC को क्या कहेंगे? डायरेक्शन रेशियो। एक बार फिर से, अल्फा बीटा गामा यूनिक, एलिमेंट यूनिक, ABC नॉट यूनिक। ABC की कितनी वैल्यूज हो सकती है? नंबर ऑफ इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। अब आया कि ध्यान में? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? इसमें कुछ काम करके बताओ सर। क्या अपने को क्या प्रूव करने का था? n² m² n² = 1। ये कैसे करेंगे? तो इसका करने का भी तरीका देखते हैं अपन। ठीक है, यहां तक आप लिख दीजिए। क्या क्या लिखना है मैं बता रहा हूं आपको, सुनो। देखो, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन,
vector is a directed line which makes angle alpha beta gamma, which makes angle alpha beta gamma with positive x, y and z axis. With positive x, y and z axis. नीचे में अल्फा बीटा ग्यामा उसको लिखो आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल्स. अल्फा बीटा ग्यामा आर डायरेक्शन एंगल्स. उसके नीचे ये लिख दो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस ग्यामा, यानी डायरेक्शन कोसाइंस उसको एलिमेंट से डिनोट करते, उनकी कंडीशंस भी लिख के रख दो. ठीक है, बोर्ड पे जो जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो लिखते चलो यहाँ तक के. एलिमेंट अपॉन एबीसी डायरेक्शन, एबीसी यानी डायरेक्शन रेशियो. अब थोड़ा ध्यान देंगे आगे. अच्छा ये लिखा आपने डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक, लिख दो ना, डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक. हाँ जी, अब मैं जो बना रहा हूँ चीज़ उस पर ध्यान देंगे. एक वेक्टर मैंने ऐसा कंसिडर किया और ये जो वेक्टर मैंने बनाया इस बारे में मैंने आपको चलो इसका नाम P दे दिया और P की वैल्यू बताया 2i + j + 3k ऐसा कुछ. अब आप आगे सुनो, इसी वेक्टर पे एक और वेक्टर मैंने बना दिया सेम ऐसा. ठीक है, तो आप दिख रहा है कि वेक्टर तो बड़ा है, लाइन सेम है, दोनों कोलिनियर है, दोनों के डायरेक्शन सेम है. अच्छा मैं ऐसा हिंट भी दे रहा हूँ कि Q का जो वैल्यू है वो Q का वैल्यू आपका बन गया सपोज करो 4i + 2j एंड 6k. ठीक है, अब ध्यान देना Q पे क्या मैं सब में से 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ? अगर मैंने 2 को कॉमन निकाला तो कितना आएगा? 2i j एंड 3k. सर इसका मतलब ये है कि ये 2 हो गया और ये वाली चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गई, तो ये वाली चीज़ कौन सी बन गई? P माने क्या हो गया? Q. यानी ये समझ में आ गया कि वेक्टर Q और वेक्टर P के बीच में एक स्केलर रिलेशनशिप है, डे 1 पे पढ़ाया था. और ये स्केलर पॉजिटिव दिख रहा है सबको. मैंने बताया था पॉजिटिव के टाइम पे सेम डायरेक्शन, निगेटिव के टाइम पे ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो दिखाई भी दे रहा है, हाँ सेम डायरेक्शन है. और कॉमन सेंस से समझ में आ रहा था, मैंने कहीं ना कहीं हिंट भी दे दिया था कि व्हाइट वाले से डबल वाला ऑरेंज है, तो वही तो दिख रहा है, व्हाइट वाले से डबल ऑरेंज वाला आपका बना हुआ है. अच्छा तो अगर मैं सिर्फ लाइन की बात करूं है ना, यहाँ पे तो मैंने वेक्टर बोला था कि हाँ ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है. लेकिन आप लाइन के बारे में, मैथ्स में मैंने लाइन के बारे में क्या पढ़ाया था? मैथ्स में मैंने ये बोला था कि जब आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, कितना भी दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो. बट इफ आई एम सेइंग कि मैंने ये सिर्फ ऐसा बनाया, दैट मीन्स मैथ्स में इसका कहना हुआ कि आप इसको इधर कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो. तो जैसे ही मैंने ये बोला तो मैं इसको लाइन को मैथ्स के अंदर, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, मैथ्स के अंदर मैं डायरेक्टेड लाइन इसको भी मान सकता था, मैथ्स के अंदर मैं डायरेक्टेड लाइन इसको भी मान सकता था, या मैथ्स के अंदर मैं डायरेक्टेड लाइन इसको भी मान सकता था, क्योंकि मैथ्स में मेरे को फ्रीडम होता है. क्या फ्रीडम होता है? कि उस डायरेक्शन में तू कितना भी दूर भाग सकता, तो ऐसे भाग सकता था मैं.
और जब मैं ऐसे भागने की मर्जी होती मेरी तो ऐसे हर बार जब भागता तो फिजिक्स में लिखते टाइम पे ये व्हाइट वाले का मैग्नीट्यूड अलग रहता, उसके ऊपर बैठे ऑरेंज का, उसके ऊपर बैठे व्हाइट का, सबका मैग्नीट्यूड अलग होता, तो सारे वेक्टर्स अलग दिखते। और जब सारे वेक्टर्स अलग दिखते मतलब दिखने को P अलग दिख रहा है मतलब और दोनों में और Q भी आपको अलग दिख रहा है, तो P Q के अंदर ये जो I J K इनके कोएफिशिएंट दिखने में अलग है 2 4। अरे दिख रहे या नहीं दिख रहे, दे आर लाइक दिखने में अलग दिख रहे। यही कोएफिशिएंट जो है ना भाई उसी को ABC कहते। तो वैसे तो मैंने डे 1 पे पढ़ाया था आपको कि वेक्टर का ऐसे नोटेशन होता है, ये चीज नहीं है कि आपके लिए, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू। बट आज हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट पकड़ा कि अच्छा उसमें जो IJK के कोएफिशिएंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। किसके अंदर, मैथ्स के अंदर। अभी फिजिक्स में फ्रैंकली बताता हूं, फिजिक्स में नीट या जेई के अंदर आपको फिजिक्स में ये सब के सवाल बिल्कुल पूछे नहीं जाने वाले, अल्फा बीटा गामा वगैरह, चांसेस बहुत रेयर है। मैथ्स में पढ़ेंगे तो इसको इतना डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि एक इनसाइट आपको दे के रख दूं ताकि आप कोई भी किताब खोलें और वहां अल्फा बीटा गामा दिखे तो डरना नहीं चाहिए कि सर ने हमको पढ़ाया नहीं। तो ये ध्यान में आ गया आपको, ये डायरेक्शन रेशियोज है, ये भी डायरेक्शन रेशियोज है। इसका मतलब सर यहाँ के दिखने वाले डायरेक्शन रेशियो इस डायरेक्शन रेशियो से डिफरेंट है, इसमें तो मैंने कहा था कि डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर डायरेक्टेड लाइन। बट बात ऐसी है सर कि आप इसका मेरे को यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ और आप मेरे को इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो ये वेक्टर तो दिख ही गया, फटाक से बोलो मैग्नीट्यूड कैसे करते, अंडर रूट ऑफ 4 + 1 + 9। कुछ याद नहीं आया? ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, 2i j 3k एंड अंडर रूट में कितना आएगा, 9 4 13 और 1 14, रूट 14 आएगा। उसी तरीके से आप ये बताना ये Q बनेगा कितना आएगा, Q बनेगा कितना आएगा, 4i 2j 6k। अच्छा, इसका बताएंगे आप 16 4 एंड 36, तो कितना हुआ ये 40 और 56 हो गया, बराबर किया 56। अच्छा, तो ये आंसर 56 आया। 56 क्या 56 यानी 14 × 4 होता है कि देखो 6 है ना, 4 और कितना 5, बराबर है। मतलब आप इसी 56 को 14 × 4 लिखने को तैयार है? अगर आप तैयार है तो क्या इस 4 को स्क्वायर रूट के बाहर निकाल के 2 तैयार है? अगर आप ये 2 के लिए तैयार है तो इस 2 से 2 टाइम्स 1 टाइम 3 टाइम जाएगा, तो बताओ 213 रूट 14, 213 रूट 14 यहां पे भी दिख गया। गजब हो गई भाई बात। माना कि दोनों में कोएफिशिएंट दिखने में अलग दिख रहे थे लेकिन दोनों के यूनिट वेक्टर कैसे आए, सेम। ओ तेरी, सर आपने डे 1 पे ही बताया था यूनिट वेक्टर मतलब तो सिर्फ डायरेक्शन होती है, और वो तो मेरे को पहले ही दिख गया था कि डायरेक्शन कैसी है, सेम। मैं अपने पूरे पॉइंट्स को कनेक्ट करते जा रहा हूं भाई, छोड़ता नहीं मैं कभी किसी चीज को। अब समझ में आ रहा है, डे 1 पे क्या पढ़ा था, यूनिट वेक्टर क्या देती है, डायरेक्शन। आंखों से दिखा डायरेक्शन सेम है, प्रूफ किया मैथमेटिकली डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते। तो अब से भाई इतना सब लॉजिक बताने के बाद अब तुम ध्यान रखना, मैं 2 टाइप के वेक्टर आपके आगे रख रहा हूं। ये एक वेक्टर रखा, ये एक दूसरा वेक्टर रखा। मानो ये वेक्टर मैंने ऐसा लिख दिया 3i + j + 5k, जो कुछ भी होगा आई डोंट केयर, होगा कहीं पे बनता होगा ये वेक्टर। b के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा कुछ 1/√3i - 1/√3j एंड +1/√3k टाइप से। तो अब से ध्यान में रखेंगे जो वेक्टर यूनिट है, मैंने कहा जो वेक्टर यूनिट है तो यूनिट वेक्टर के अंदर क्या छुपे रहेंगे, एलिमेंट। और नॉन यूनिट वेक्टर मतलब जिसका वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, नॉन यूनिट वेक्टर के अंदर क्या छुपे रहेंगे, ABC। यानी अब आप आखिरी मोड पे आ गए। ये मैंने क्या समझाया ये पेपर में नहीं पूछने वाला, पेपर में आपको जो काम आएंगे, जो फॉर्मूले काम में आएंगे, फॉर्मूले एक्सट्रैक्ट कैसे करने के, सोचने का कैसे, लिखने का कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। कि अगर आपके नजरों के आगे यूनिट वेक्टर है तो उसके अंदर छुपा क्या है, एलिमेंट। छुपा मतलब IJK के कोएफिशिएंट। और अगर सादा वेक्टर है जो नॉन यूनिट है तो उसके अंदर क्या छुपा है, ABC। अच्छा, तो करते, जैसे ये B है, B का ये बताओ
मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते बताओ मैंने, अंडर रूट ऑफ करते ना आप, कैसे करेंगे बताओ, 1/√3 का 1/3 प्लस 1/3, अरे माइनस का भी तो प्लस ही होगा स्क्वायर, इसका भी क्या आएगा 1/3, सबके डिवीजन में 3, 1 + 1 + 1 3, यानी ये कितना आया 3/3, 3/3 यानी क्या आया 1, आंसर 1 आया। बताओ क्या ये यूनिट वेक्टर है, हाँ, तो इसके अंदर जो छुपे वो एलिमेंट है, कौन कौन है, एन का वैल्यू 1/√3, m -1/√3 और n 1/√3। अब जान पहचान होगी एलिमेंट से। और अब इसके बारे में बात करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा, 9 और 1 10, 10 और 25 35, √35 1 तो नहीं होता ना, मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, मतलब ये वाले छुपे कौन है एबीसी, तो एबीसी कौन है 3 1 5। तो ये ऐसी आंखों देखते हैं, हर बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, आंखों देखे आप फटाफट बता सकते है ना, ऊपर ही ऊपर कर करके। तो ये पॉइंट लिख के रखो तो जरा। The coefficients of ijk, the coefficients of ijk in unit vector, the coefficients of ijk in unit vector are element and those in non-unit vector, those in non-unit vector are ABC। अच्छा सर, जब भी आप कुछ तो बड़बड़ कर रहे थे, आपने हमको ऐसा कुछ तो बताया था, n² m² n² इज इक्वल्स टू कितना 1, आप बोल रहे थे इसको प्रूव करने का है। तो इसको प्रूव करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका फिजिक्स वाला, बिना मैथमेटिक्स वाला, मैथमेटिक्स जब पढ़ाऊंगा तब तो आपको एक अलग ही फंडे से पढ़ा दूंगा, बट आज हमने एक फिजिक्स के तरीके से सोचा ना, क्या सोचा कि जब भी कोई यूनिट वेक्टर बनता है, जैसे ये यूनिट वेक्टर बना, तो इसके अंदर जो छुपा होता है वो हमेशा क्या दिखता है एलिमेंट। अरे अभी आपको बोल के देखा, अब देखो जब भी क्लियर नहीं किया था बट अभी क्लियर किया, पी के ऊपर कैप देने से ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के अंदर क्या छुपे होते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट, अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये यूनिट वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड बताना है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। और मैग्नीट्यूड निकालते कैसे है सर, मैग्नीट्यूड तो निकालते हैं n² m² n², तो इसका आंसर तो ऑलरेडी 1 बोल दिया आपने। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने से क्या होगा n² m² n² इक्वल्स टू क्या आया 1। मैंने वही कहानी आपको जब भी बताई थी, तो समझ में आई ये चीज़। तो अब टाइम आ रहा है कि इस टॉपिक को वाइंड अप करें, तो वाइंड अप करते करते मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो सुनेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल है, क्या मैथमेटिक्स में वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन कह सकते, हाँ या ना, इतना तो बता सकते आप। मैथमेटिक्स में वेक्टर को क्या कहा जाएगा, डायरेक्टेड लाइन कहने की एक गुंजाइश है, उसमें कुछ कंस्ट्रेंट है वो बाद में पढ़ेंगे, गुंजाइश तो जरूर है। फिर मैंने पढ़ाया अल्फा बीटा गामा क्या होता है, बोलो अल्फा बीटा गामा होते हैं डायरेक्शन एंगल्स, और ये कैसे होते हैं यूनिक होते हैं। अच्छा एलिमेंट का मतलब होता है सर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको क्या कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और ये भी कैसे रहेंगे यूनिक। लेकिन कॉस का वैल्यू -1 1 के बीच में, मतलब एलिमेंट की वैल्यूज 1 और -1 के बीच में रहेगी। उसके बाद में आपने ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट जो मैंने पढ़ाया, अच्छा इसके अंदर एक और पॉइंट पढ़ाया कि n² m² n² का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, कैन दीज बी एलिमेंट, मतलब तीन चीजें दी रही थी और क्या इनकी वैल्यू एलिमेंट हो सकती है। तो आप क्या करें देखना, उनको तीनों को स्क्वायर करके ऐड करने की कोशिश करना, 1 आया तो सही में एलिमेंट है, 1 नहीं आया तो दे कैन नॉट बी एलिमेंट। इतने ईजी क्वेश्चन आएंगे। अच्छा आगे थर्ड कैटेगरी में ये पढ़ा रहा था कि n m n आप उठाओ और उसके नीचे ऐसे नंबरों से डिवाइड करें ताकि रेशियो क्या है इक्वल, और किन नंबरों का नाम क्या दिया था अपन ने ABC, और इन ABC को हम लोगों ने क्या कहा था डायरेक्शन रेशियो। अच्छा डायरेक्शन रेशियो यूनिक है या नॉट यूनिक है, नॉट यूनिक। क्यों नॉट यूनिक है पढ़ा दिया आपको, ठीक है। आगे अब आखिरी पॉइंट आता है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस एलिमेंट एंड ABC, उसके बारे में आप समझेंगे। तो जब जब आपको एलिमेंट
n फाइंड आउट करना है या उससे भी पहले एक और बार, जैसे मानो मैंने कोई कंसिडर किया नॉन यूनिट वेक्टर, क्या कंसिडर किया अपन ने? नॉन यूनिट वेक्टर। नॉन यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा कुछ मान लो वेक्टर p वगैरह, तो इसके अंदर छुपे होते ए बी सी, हमेशा ध्यान में रखना, ए आई बी जे सी के, ये हमेशा अपना रूप बदल के आएंगे, कभी 1 2 3 दिखेंगे, कभी 3 2 1 दिखेंगे, कभी 5 6 7 दिखेंगे, बट एक्चुअली उनको क्या पढ़ा जाता है? ए बी सी, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने पढ़ाया कि हाँ बेटा यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कुछ भी मान ले, जैसे कि तूने क्यू एक ऐसा यूनिट वेक्टर माना, तो उसके अंदर दिखने वाली चीजें एक्चुअल में क्या होती है? एलेवन, अब आ रहा है ध्यान में, ठीक है। या तो आप क्यू ना मानते हुए उसी पी का यूनिट वेक्टर मान लो, ऐसा भी चलेगा। अब आगे इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है? तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा होता है। रिलेशनशिप क्या होता है? जब जब आपको एलिमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप उसका आंसर कैसे निकाल सकेंगे उस बारे में मैं बताता हूँ। तीनों में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे भी वही अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे भी वही अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एन के टाइम पे ऊपर ए लेना, यहाँ बी लेना और यहाँ सी लेना, इतना आसान है। मतलब कर कुछ के हो सकता है कि ए बी सी दिया है, एलिमेंट पूछा है, तो आप इस फॉर्मूले के भरोसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस साइन भी यूज किया जाता है। अब आपके मन में घोड़े दौड़ने लग गए कि आपने कहा था एलिमेंट यूनिक होते हैं, लेकिन अब तो एन का वैल्यू क्या आया? प्लस माइनस, ये तो दो दो आ गए। तो डरो मत, ये फंडा ऐसा है कि एक लाइन वहां से निकलते हुए इधर गई, दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन इन दिस डायरेक्शन, अरे इसी लाइन में, समझ रहे, कोलिनियर में ही लाइन को इधर ना खींचते हुए मैं उधर खींच सकता था। तो अगर मैं इधर खींचते हुए प्लस 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 आए होंगे तो उधर अगर डालता तो वो चीजें क्या आती? माइनस माइनस माइनस। वो सब मैथ्स में बाद में अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी एक आप ये चीज नोट करके रख दो। और आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। समझने की जरा कोशिश करेंगे। आप इन शॉर्ट ऐसा करते ना 3 4 3 4, इसमें मैं इंटू लिखूँ या डॉट लिखूँ, आप इन जनरल ऐसा पढ़ते हो, दिस इज ऑल्सो 3 इंटू 4, दिस इज ऑल्सो 3 इंटू 4, द आंसर कम्स आउट टू बी 12। बट आप ध्यान रखें, हम लोग वेक्टर्स के अंदर जब हम लोग ऐसी चीज लिखेंगे कि भैया ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसमें अगर मैंने ऐसा डॉट या क्रॉस किया तो आप इसको वेक्टर ए इंटू बी नहीं पढ़ेंगे। एक बार फिर से, ये वाला फंडा क्या है? दोनों का मतलब 3 इंटू 4, इसमें दोनों का मतलब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी नहीं होता, इसको आप पढ़ते हैं वेक्टर ए डॉट बी, यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस बी। डॉट और क्रॉस में जमीन आसमान का फर्क है। पहली चीज, इंटू नहीं पढ़ेंगे, डॉट क्रॉस पढ़ेंगे। उसमें से भी अभी अपन क्या शुरुआत कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। सर क्या फंडा है बताइए। देखिए, दो वेक्टर मानते हैं अपन ए बी। सपोज ये वेक्टर जो है ये होता है A1I, मानो B1J C1 के, ऐसा कुछ दिया रहेगा। इसमें A1 B1 C1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, उनकी मर्जी। यहाँ पे फिर ये इसका आंसर क्या आएगा? लेट्स से इसका आंसर आ गया आपके पास में A2I B2J एंड C2K। अच्छा, ऐसा नाम देने के पीछे का कारण एक ध्यान में आएगा रीजन, मैंने बताया था वेक्टर के अंदर डायरेक्शन रेशियो छुपे होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो किससे डिनोट करते हैं? ABC। इसमें इसके अंदर भी ABC, इसके अंदर भी ABC। अच्छा, ऐसा ऐसा हो गया सर। अब आगे क्या करने का है? आगे अपने को फाइंड आउट करने का है कि A डॉट B का आंसर क्या आता है। तो उसका आंसर निकालने के दो तरीके हैं, माने उसकी दो डेफिनेशंस है। क्या है देखिए, पहला तरीका आप ये समझेंगे, मानो मैंने पहले तो कोई एक प्लेन कंसिडर कर ली है ना,
ये प्लेन के अंदर इन दो वेक्टर्स को बनाया है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके बीच में जो एंगल है, सपोज वो एंगल कितना है, थीटा। क्या ये एंगल गिनने का सही तरीका है? हाँ, ये सही तरीका है, बिकॉज बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो अब क्या होगा, जब कभी आपको ए डॉट बी निकालने का मन करेगा, आप बेसिकली क्या करो, ए उठाओ, बी उठाओ और फिर कॉस थीटा कर दो, बस ये इतना इजी सा आपका आंसर है। इसको आप ढंग से अगर लिखे तो इसका मतलब ए का मतलब क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड, और फिर क्या, कॉस थीटा। तो याद, लिखते ही याद हो जाता है कि वेक्टर ए डॉट बी माने क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, है ना, सिंपल। अच्छा, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि ए डॉट बी निकालने का, ये भी सही तरीका है, दूसरा तरीका भी सही है। दूसरे में ये कहना है कि जो भी आई आई जे जे के कोइफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट करके सम करना। मीन टू से यहाँ A1 है, यहाँ पे A2 है, तो उनका प्रोडक्ट A1 A2 फिर प्लस करके B1 B2 फिर प्लस करके C1 C2। ये भी आसान है। अच्छा, आप कोई भी तरीका देख लो, आप ऊपर का तरीका देखोगे तो भी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट किया हुआ है। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। लेकिन जो आंसर आया उसमें ये स्केलर है, अगर समझ रहे हैं ना, डायरेक्शन तो है नहीं, ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो आंसर स्केलर आया। एक बार फिर से, ये यहाँ पे कहीं वेक्टर का साइन दिख रहा है क्या, माने पूरा आंसर स्केलर है। अच्छा, पूरा आंसर स्केलर आता है ना, इसलिए इस प्रोडक्ट को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, स्केलर आता है। कोई एग्जाम्पल देख लेते बेटा, बहुत आसान आसान इसके एग्जाम्पल्स है। जैसे कि एग्जाम्पल अपन ने एक आधा लिया, वेक्टर ए मतलब i माइनस जे प्लस 2k टाइप का, और वेक्टर बी अपने को दिया है मानो 2i प्लस 3j प्लस 5k, और आपसे कोई पूछता है कि निकालो ए डॉट बी, तो मैंने अभी आपको तरीका सिखाया, वो तरीके के हिसाब से क्या आएगा बेटा, 1 इंटू 2 यानी आएगा 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पे कितना है -1 इंटू 3 प्लस कितना है 2 इंटू 5। ऐसे करके जो भी आपका आंसर आया फाइनली 2 यहाँ पे आएगा -3 और ये आएगा आपका 10। तो कितना हुआ, 10 में से 3 गए 7 और 2 9। ये देख रहे हैं आप, स्केलर आंसर आया, मैंने कहा था आंसर स्केलर आएगा। तो ये समझ में आ गया कैसे करना है डॉट प्रोडक्ट, आसान काम था। अच्छा, इसमें से कुछ अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के रख देते, वो उस पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगता है कि देखिए, जो ए डॉट बी का आपने डेफिनेशन दिया वो ऐसा दिया, ए बी कॉस थीटा, तो इसके ऊपर से आप कॉस थीटा का आंसर आप निकाल सकते हैं। कॉस थीटा के लिए ए बी को नीचे ढकेलना पड़ेगा, यानी उस साइड में क्या था ए डॉट बी, उसके डिवीजन में कौन जाएगा, ए बी। देखिए, आप हमेशा शुद्ध भाषा में, किताबी भाषा में आप याद रखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऐसा करके, बट अपन अपना काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो फटाफट आंसर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यही वाला एग्जाम्पल लो ना, ये एग्जाम्पल, इसमें आपको ए बी दे रखा है, तो अब आप क्या करो, इन दोनों के बीच का एंगल निकालने की कोशिश करो। तो सर कॉस थीटा कहेंगे ए डॉट बी, लेकिन ए डॉट बी का आंसर अपन ने निकाल चुके, कितना आया था 9। अब क्या चाहिए, अलग से ए का मैग्नीट्यूड। मैंने आपको सिखाया था ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके एडिशन करना। आई के साथ में 1 है, फिर -1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, और ये ए का कोएफिशिएंट हुआ ना, और बी का बताओ क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। टोटल आंसर कितना बना अपना 9। बताएंगे फटाफट, 4 5 6, मतलब ये √6 हो गया, एंड अंडर रूट ऑफ ये कितना हुआ 4 9 13 और 25, तो कितना 35 38 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आया √38। ये काय का आंसर हुआ बेटा, कॉस थीटा का। अच्छा, थीटा का आंसर अगर चाहिए तो आप कॉस को इधर शिफ्ट करके कॉस इनवर्स लिख सकते हैं। कई बार ही ना इसको ऐसा दिया जाता है, ऐसे ऐसे रखा जाता है, बहुत बार ऐसे होता है, लेकिन नहीं रखेंगे अपन, जान दो, वो तो एक्यूट एंगल के लिए, अभी अपन वैसा कुछ मेंटेन नहीं करते। चलिए, ये हो गया डन, पहला पॉइंट। उसके बाद में हम दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। दूसरा पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो ये हमको सिखाता है कि चाहे आप ए डॉट बी करो, चाहे आप बी डॉट ए करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा सेम।
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप 3 इंटू 5 करो 15 आएगा, 5 इंटू 3 भी करो तो 15 ही आएगा। वैसे ही इस प्रॉपर्टी को अगर आप नाम देना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव का मतलब होता है सीक्वेंस चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी रहे चाहे बी डॉट ए रहे, फर्क नहीं पड़ेगा। खैर ये नाम वाम में कुछ नहीं रखा है, आप तो जानते शेक्सपियर बोल के गया देयर इज नथिंग इन द नेम। आप ये काम की बात बस याद रखो। उसके बाद में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना चाहिए सर कि ए डॉट ए अगर करे तो आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा ये, इसी का मतलब होता है ये। ठीक है, इसका अगर आप प्रूफ चाहते हैं, बहुत आसान प्रूफ है, पहले ध्यान दो। प्रूफ क्या सर, आप क्या करना चाहते हो, वेक्टर ए का खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या सिखा है, जैसे ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो मतलब पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अरे बिटवीन व्हाट, खुद का खुद से एंगल तो जीरो होता है ना यार, तो खुद का खुद से एंगल कॉस जीरो। और जैसे कि जानते हैं कॉस जीरो कितना होता है 1, इसमें ए इंटू ए कितना आया ए स्क्वायर। तो बहुत आसान था ये, तो ए डॉट ए कितना ए स्क्वायर। और हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते टाइम पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के। चलो बताओ, आई जे के यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से इसका मतलब आई डॉट आई का आंसर आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर, लेकिन आई जे या के का वैल्यू तो 1 है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, मतलब तीनों का आंसर 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर क्या होता है 1। ये भी सिंपल था। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते, आगे ऐसे बढ़ते कि मानो एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे, मानो ए बी आपस में 90 डिग्री पे। अगर ये आपस में 90 डिग्री पे है तो फिर आप क्या करोगे, ए डॉट बी का आंसर कैसे बताओगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ द थीटा बिटवीन देम। लेकिन दोनों के बीच में थीटा कितना है बेटा 90, यानी कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये टोटल आंसर कितना आया 0। तो ये तो मेरे को पता नहीं अनगिनत टाइम्स यूज होगा ये 2 सालों में। मतलब कैसे यूज होगा, आपको बोलेगा कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो समझ जाओ ये कंडीशन यूज होगी कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0, या वाइस वर्सा। अगर किन्हीं वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आया माने वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स रहेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। एक बार फिर से मैं कह देता हूं आपको यही चीज 5वें पॉइंट में, यानी अगर मेरे पास में ए डॉट बी का आंसर 0 आया तो इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आया ए बी कॉस थीटा। पहले तो आप ये सुनो, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, बट आंसर 0 आया। आंसर 0 कब आ सकता है, वो केसेस में आपको कुछ बता रहा हूं। या तो ए का वैल्यू 0 बन जाए, अरे क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0, या तो हो सकता है बी का वैल्यू 0 बन जाए, अगेन 0 इंटू एनीथिंग 0, या तो हो सकता है कि थीटा का वैल्यू 90 बन जाए, क्योंकि थीटा 90 बनेगा तो अभी बताया कॉस 90 क्या होता है 0। तो समझ में आ गया, अगर डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 है तो या तो ए 0 या तो बी 0 या तो उनके बीच का थीटा 90, ऐसा होगा कंफर्म। और अगर मैंने आगे से होके आपको बताया कि नहीं नहीं ए बी जो है नॉन जीरो है, पहले ही बोल दिया कि ये नॉन जीरो है, मतलब पक्का एक ही ऑप्शन है, थीटा कितना रहेगा 90। दैट्स एज इजी एज दैट। नंबर 6 और कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सर। और क्या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे कि ए डॉट बी हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ भाई ऐसा कुछ है ए डॉट बी प्लस सी, है ना, इसका मतलब क्या आएगा, ए डॉट बी प्लस सी का मतलब सिंपल सा होएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये मानो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। आप ये इतना फैक्टर उठाओ, ए डॉट ये बी के साथ चिपक गया, ये सी के साथ चिपक गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ऐसे छुटपुट काफी सारे लॉज है, हर चीज काम की नहीं होती और कुछ चीजें काम की, धीरे धीरे आगे आगे पढ़ते जाएंगे। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं, पक्का देखो पहले वो वाले बोर्ड का निपटा लो, फिर मैं पढ़ा देता हूँ और कुछ चीजें, ये बाद में लिखना इस साइड का।
नाउ आपने जो है राइटिंग वर्क को स्टॉप कर देना है, ये मैं मिटा नहीं रहा हूँ, सो आप निश्चिंत रहे, पहले इधर ध्यान दे देना। थोड़ी बहुत और बातें पढ़ते। ये मानो आपका है वेक्टर बी और ये आपके पास में दिया है वेक्टर ए, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो ए बी के बीच में एंगल थीटा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये ए के टुकड़े किए जा सकते हैं? आपको बताया था ना, कोई हॉरिजॉन्टल है तो आपका फेवरेट है, लेकिन अगर कोई टेढ़ा भाग रहा है तो आप उसके टुकड़े कर सकते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि ए के टुकड़ा, एक टुकड़ा ऐसा होगा और एक टुकड़ा ऐसे होगा? ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस टुकड़े पे ध्यान नहीं देता हूँ और ये टुकड़े की मैं जब बात करता हूँ तो बेसिकली जब आप ये चीज़ करते हो तो मैंने बताया था ये हाइपोटेनस टाइप का वर्क करता है। हाइपोटेनस थ्योरम कहाँ वर्क करता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो बेसिकली आप यही वाली चीज़ यहाँ बनाओ, मतलब यहाँ। कुछ समझ में आया? तो इसके टुकड़े करना मतलब आपको इन शॉर्ट ऐसा बताता हूं, यहां से यहां जाने का मतलब यहां से तुम यहां गए, फिर यहां से फिर ऊपर गए। अरे रिमेंबर ट्रायंगल ऑफ एडिशन, द वन हु मेक्स द साइकिल एंड द वन हु ब्रेक्स द साइकिल। परफेक्ट है। अच्छा, फिर ये वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड ए है, ऑफ कोर्स ए का मैग्नीट्यूड ए मानते। तो उसने अगर आप देखो तो ये 90 डिग्री है, माने ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस कितना हुआ, ए, और थीटा के हिसाब से एडजेसेंट साइड है। अगर एडजेसेंट साइड है तो इतना पार्ट जो है वो ए कॉस थीटा कहलाएगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड कैसे निकाली जाती है, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, माने ए इंटू कॉस थीटा। बढ़िया हो गया। अब ये ए कॉस थीटा क्या है? क्या मैं इस ए कॉस थीटा को ऐसा कह सकता हूं, ए कॉस थीटा मतलब ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड माने स्केलर होता है, एक एक पॉइंट, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी स्केलर। Can I call this as a scalar component of vector A in the direction of vector B? फिर से स्केलर कंपोनेंट, अरे ए का ही तो टुकड़ा बना है ना ऑरेंज वाला। स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। एकदम सही रहेगा ऐसा बोलना। लिख भी देता हूं मैं ये चीज, ऐसा लिख देता हूं मैं कि हाँ भैया मैंने बनाया स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो कितना आंसर मैंने अभी अभी बताया आपको, ए कॉस थीटा। सही है, याद आपको आंसर ऐसे आना चाहिए। अच्छा, इसमें आगे बढ़ते। सर ए तो आ गया, कॉस थीटा के बारे में आप जब भी कुछ बोल रहे थे कि कॉस थीटा का आंसर ए डॉट बी अपॉन ए बी होता है। अरे याद करो, है ना, ए डॉट बी अपॉन ए बी होता है। तो यहां से ए कैंसर हो जाएगा, हाँ जी होगा, ऑफकोर्स होगा। ए डॉट, अब देखो ये जो बी है, बी को आप यहां पे भी रख सकते थे। सुनो, आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी है। तो ये जो नीचे वाला बी है उसको आप चाहे तो ए के नीचे रखो, चाहे तो बी के नीचे रखो, कहीं भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे बी के नीचे रख दिया सपोज। ठीक है, अब आगे ऐसा है कि यहाँ पे ए और कुछ याद करो बेटा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज अ यूनिट वेक्टर। याद है, वेक्टर p अपॉन उस मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर p। वैसे ही यहाँ पे b अपॉन b यानी क्या आएगा, यूनिट वेक्टर b आएगा। तो इसका मतलब सर ये जितनी सही बात है उतनी ये भी तो सही बात है, वहीं से ये पैदा हुआ है। यानी ये मेरे को ऑप्शंस में दिखाई पड़ सकता है एग्जाम के अंदर कभी भी। क्या दिखाई पड़ेगा, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो कैसे मैं पहचानूंगा सर, ये बड़ा आसान है। ए का कंपोनेंट चाहिए बी के डायरेक्शन में ना, बी के डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर से दी जाती है, और बी के डायरेक्शन में चाहिए था, इसमें बी का यूनिट वेक्टर। बस याद करने का तरीका बताया। और अगर इनकेस ये वाली चीज कंफ्यूज भी हुई तो यहां से यहां पहुंचने में 10 सेकंड भी नहीं लगते, क्योंकि ये ए कॉस थीटा तो कोई भी जनरेट मार लेता है। ए कॉस थीटा से कॉस थीटा की वैल्यू पुट किया, कट आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद बारे में फिर से एक बार सुनो ना, फिर से एक बार। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट जब भी करते हो तो आंसर क्या आता है, स्केलर। अरे आंसर स्केलर आता है, इसलिए तो सर आपने इसको स्केलर कंपोनेंट कहा ना। अब आगे बढ़ जाता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछता कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, देखो ऊपर के स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट किया है, खाली ऊपर में स्केलर है, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, वेक्टर। तो भैया स्केलर से वेक्टर कब बनता है, जब आप उसी स्केलर को डायरेक्शन दे दो। उसी स्केलर को माने इसी स्केलर को ए डॉट बी, इसको क्या देना है आपको, डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन ऑफ बी ना, मतलब बी की डायरेक्शन कैसी दी जाती है, ऐसी। अरे डायरेक्शन कहां से आती है, यूनिट वेक्टर से।
तो आप फिर एक बार समझ जाओ, ये क्या था अपने आप में, स्केलर, ये क्या है, डायरेक्शन। तो स्केलर और डायरेक्शन मिला के क्या बनता है, वेक्टर। और आपको क्या चाहिए था, वेक्टर कंपोनेंट। अब आप खुद ही बता दो, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए के जगह बी रखता हूं और यहां पे ए रखता हूं, स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए अगर रहेगा तो बी ए का एक्सचेंज हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए आएगा। सेम वे यहां पे भी हो सकता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया, बढ़िया बनाओ।